आज भी डंके की चोट से कहता हूं कि बिहार के डीजीपी विनय कुमार और पटना का सीनियर एसपी कार्तिकेय शर्मा के लिए चुनौती भरा मर्डर है। सबसे पहले तो पुलिस को इस बात की जांच करनी चाहिए कि 90 टैबलेट रूम में आए कहां से। मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं, दिखाई दी गई या दिखाया गया। अब जो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आ गया है, क्या लगता है शुरू से अब तक आप पूरी जानकारी दीजिए। आप नेचर ऑफ एफआईआर देखेंगे ओके, तो नगण्य है, वो सनहा लिखवा लिया है वहां के एसएचओ ने। पटना सदर का एडिशनल एसपी और चित्रकूट नगर का थाना प्रभारी और आईओ केस का ये सब जो है मिला हुआ है और मोटी रकम लेकर के इस तरह से किया। चलिए, जिस रूम से उसको बेहोशी की हालत में निकाला गया उस रूम को सील करना चाहिए था, लेकिन पटना पुलिस की तरफ से उस रूम को सील नहीं किया गया। तो मैं कहना चाहता हूं आपसे स्पष्ट रूप से कि पुलिस बचा रही है। कहीं भी मीडिया वाले बाद में गए हैं और उसका दरवाजा खिड़की टूटा हुआ नहीं है, सब फॉल्स है। अगर लोग का दरवाजा का टूटा हुआ रहता, मैं बता रहा हूं, जिसको कहती है कि मानक सोशल साइट है, रोज देखेगा कि हम इसको गोली लग गया, लंगड़ा बना दिए तो यहां पकड़ लिए, झूठा। किस तरह से पटना पुलिस की कार्रवाई पर एक बार फिर से सवालिया निशान खड़ा हुआ है। नीट परीक्षा की तैयारी कर रही छात्रा की मौत मामले में एक नया मोड़ आ गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गया है जिसने तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं पटना पुलिस की कार्रवाई को लेकर। राजधानी पटना में नीट परीक्षा की तैयारी कर रही 18 वर्षीय छात्रा की मौत के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद यह साफ हो गया है कि छात्रा के साथ यौन हिंसा की आशंका को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है। यह खुलासा ऐसे समय हुआ जब शुरुआत से ही पुलिस इस मामले में यौन उत्पीड़न की बात से इनकार करती रही है। जी हां, पटना पुलिस लगातार इस बात से इनकार बयानों में आ रहे थे उनके अधिकारियों के, एसएसपी हो चाहे एएसपी, इनके जो बयान शुरुआत में आए वो यौन हिंसा की बात से इनकार कर रहे थे। अब कैसे ये पूरा मामला आगे बढ़ा, हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं किस तरह से 6 जनवरी को हॉस्टल में बेहोश छात्रा मिली। परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या का गंभीर आरोप लगाया। पुलिस का कहना है कि सच सामने लाने के लिए हर एंगल से जांच की जा रही है और किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। परिजनों के मुताबिक 6 जनवरी की शाम छात्रा को हॉस्टल में बेहोशी की हालत में पाया गया। पिता ने आरोप लगाया था कि हॉस्टल के सीसीटीवी फुटेज को जानबूझकर हटाया गया। इसके बाद 11 जनवरी को, यानी कि 6 जनवरी से लेकर 11 जनवरी को यह सारा मामला अस्पताल तक पहुंचा, इलाज चल रहा था। इस दौरान एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया था कि 9 जनवरी को चित्रगुप्त नगर थानाध्यक्ष को सूचना मिली थी कि हॉस्टल में नीट परीक्षा की तैयारी कर रही 17 साल की छात्रा बेहोशी की हालत में अपने कमरे में पाई गई। इसके बाद छात्रा को इलाज के लिए पास के क्लिनिक ले जाया गया था, जहां से डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए रेफर किया था। स्थिति गंभीर होने के बाद छात्रा को एक दूसरे प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 11 जनवरी को उसकी मौत हो गई। शव को कारगिल चौक पर रखकर इसके बाद परिजनों ने हंगामा किया। लगातार परिजन कह रहे थे कि यौन हिंसा की बात कह रहे थे, दुष्कर्म की बात कर रहे थे, लेकिन यही पटना पुलिस लगातार ऐसे आरोपों से इनकार कर रही थी। लेकिन अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गया, इसमें दूध का दूध पानी का पानी होता दिखाई दे रहा है और इसमें एक बात साफ तौर पर लिखा हुआ है कि यौन हिंसा से इनकार नहीं किया जा सकता। तो एक बार फिर से पटना पुलिस की कार्यशैली पे सवाल उठ गया। चलिए, इसी मामले पर हमारे साथ मौजूद है चर्चा करने के लिए पटना हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता हैं डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण, जो क्राइम से रिलेटेड केस भी देखते हैं और इस मामले में खासकर शुरू से सक्रिय रहे हैं, अहम भूमिका उठाई है। पटना पुलिस पर भी इन्होंने सवाल उठाया था और मामले को कोर्ट तक लेके गए। कौशलेंद्र नारायण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। धन्यवाद जी। जिस तरह से पटना पुलिस शुरू से अपने बयान दे रही थी, परिजनों के आरोपों को दरकिनार कर रही थी और लगा कि इस मामले में लीपापोती की जा रही है, अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बात सामने आई है कि यौन हिंसा से इनकार नहीं किया जा सकता, किस तरह से आप देखते हैं इसे? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूंगा फिरोज जी कि यह घटना को जब मैंने देखा, लोगों से सुना और तहकीकात किया जी, और देखिए लॉयर होने के नाते विभिन्न प्रकार के केस देखते हैं, क्रिमिनल केसेस से हमारा लगाव रहा है, देखते आ रहे हैं, तो यह लगा कि मेरे अंदर भी
दुख हुआ, क्षोभ हुआ और एक स्वाभाविक लगा कि मौत से मायूसी आ गई कि ये बिहार का राजधानी नहीं बल्कि ये पटना में पूरे देश का नजर रहता है। और पटना में जिस तरह से एक 17 वर्षीय छात्रा, देखिए आप लोग मीडिया वाले को जो जानकारी दी गई है, मैं यहां कहना चाहूंगा, और छात्रा जो है 18 साल की नहीं है जी। सर्वप्रथम क्या है कि वो 17 साल कुछ महीनों की, 1-2 महीना का है, ठीक है। और उसके साथ आप नेचर ऑफ FIR देखेंगे ओके, तो नगण्य है, वो सनहा लिखवा लिया है वहां के SHO ने। मैंने सवालिया निशान, आपने कहा इस डिबेट के दौरान कि आपने शुरू से सक्रिय रहा। सर्वप्रथम मैंने ही कहा कि पटना सदर का एडिशनल SP और वहां का SHO और जो कंसर्न पुलिस पदाधिकारी है उसमें नाम आया है रेशमा वर्मा को, उसका भी एक और है रोशनी कुमारी जो SHO है। ये लोग मिसलीड किया है पूरे बिहार वासी को और खासकर पुलिस महकमे को, वरीय पदाधिकारी को, पुलिस के जो वरीय पदाधिकारी हैं। मैं कहा था उस दिन भी, आपको ख्याल होगा, और आज भी डंके की चोट से कहता हूं कि बिहार के DGP विनय कुमार और पटना का सीनियर SP कार्तिकेय शर्मा के लिए चुनौती भरा मर्डर है, क्योंकि ईमानदारी, विनय बाबू को हर लोग कहता है ईमानदार है, लेकिन प्रशासनिक दस्ता के लिए ईमानदारी एक उसका आयाम हो सकता है, लेकिन एक खोजी अफसर की भूमिका में आना अलग मायने रखता है। जब तक आप नहीं आएंगे और एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के ऊपर प्रशासन है। एडिशनल SP ने जो स्टेटमेंट दिया SHO के अनुसार, देखिए उसमें क्या था, ये लोग मिल गया था और FIR आप देखेंगे अननोन व्यक्ति पर सबसे पहले FIR किया है। अब देखिए पुलिस का जो टेक्निकल चीज है बचाने के लिए करोड़ों रुपया। अच्छा एक चीज मैं बता दे रहा हूं, वह जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल का मालिक है, सुनते हैं कि पटना में 22 हॉस्टल चलाता है। आप समझिए कि जब इतना हॉस्टल वो चला रहा है, मनीष की बात कर रहे हैं, मनीष की बात मैं कर रहा हूं, नीलम अग्रवाल वो पत्नी को मोहरा। और देखिए इस केस पर मैं सक्रिय कैसे जब हाव हल्ला हुआ और मैंने ही पुलिस पर, व्यक्तिगत पुलिस पर मैंने उठाया है सवाल, तो वो अग्रवाल को पेश कराता है वहां के एडिशनल SP और SHO ने, बड़ा ढंग से घर में घुसाता है और वह स्टेटमेंट देता है कि मैं तो यहां था ही नहीं, मैं तो देहरादून में था। तो क्रिमिनल केसेस देखने के अनुसार मुझे जो ज्ञात हुआ, सडन मुझे आया, कहा इसका तो हाथ हो सकता है। एक चलाकी में क्या है, बोलता है कि हम किराए पर दिए हुए हैं। एक बैक डेट में ये लोग एग्रीमेंट करना चाह रहा होगा, लेकिन नोटरी वाले भी फंसेंगे नहीं, अगर करेंगे तो जेल जाएंगे, इसलिए चेकिंग होगा, स्टाम्प कब लिए हैं, क्या लिए हैं। तो मैं कहना चाहता हूं आपसे स्पष्ट रूप से कि पुलिस बचा रही है दोषियों को। चलिए, पुलिस बचा रही है दोषियों को। कौशलन जी, आपसे फिर आप जिस तरह से टेक्निकली और बारीकी से जिन बातों को रख रहे हैं, बहुत अहम होता है यहां पर पटना पुलिस की छवि को जानना। यहां पर हमारे साथ शिवम राज हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। शुरू से शिवम राज, आप इस पूरी घटना को कवर कर रहे हैं। शंभू गर्ल्स हॉस्टल, सवालों के घेरे में, एक कमरे के रूम में छात्रा की बेहोशी की हालत में मिलना और जो पिल्स मिले हैं, जिस तादाद में पिल्स मिले हैं, तमाम जो वहां चीजें दिखाई दी गई या दिखाया गया, मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं, दिखाई दी गई या दिखाया गया। अब जो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आ गया है, क्या लगता है, शुरू से अब तक आप पूरी जानकारी दीजिए, किस तरह से इसका पल पल इस खबर को लेकर अपडेट सामने आया और अब मनीष जो हॉस्टल का मालिक सलाखों के पीछे है। देखिए फिरोज, शुरुआत जो है इस खबर की 6 तारीख से हुई है। 5 तारीख को जो है लड़की जहानाबाद से पटना पहुंचती है, अपने हॉस्टल घर गई हुई थी नए साल मनाने के लिए परिवार के साथ। उसके बाद जो है वो 5 तारीख को है अपने हॉस्टल पहुंचती है, पटना के राजेंद्र नगर में जो है उनका हॉस्टल है, शंभू गर्ल्स हॉस्टल जैसा नाम अब बता रहे हैं। और उसके बाद जो है लड़की का फुटेज, CCTV कैमरा फुटेज है, जब वो लड़की रूम के अंदर एंटर कर रही है, तकरीबन 4-5 बजे की फुटेज है। लेकिन रात के 10 बजे के बाद, 4-5 बजे लड़की अपने रूम में जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन रात के 10 बजे के बाद जो है CCTV कैमरे से फुटेजेस गायब। और उसके बाद 6 बजे सुबह की बात है, हम जब शंभू गर्ल्स हॉस्टल पहुंचे थे, हमने जितनी जांच पड़ताल की है उससे पता चला है कि सुबह 9 बजे जो है लड़की को हॉस्पिटल लेकर जाया गया। हॉस्पिटल ले जाया गया सुबह 9 बजे, लेकिन परिजन को बताया गया है कि तकरीबन 2 से 3 बजे इसको हॉस्पिटल लेकर जाया गया। तो सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर हॉस्टल प्रशासन पर उठता है कि आखिर जब दरवाजा तोड़ा गया, क्योंकि कहा गया है कि हमने पहले तो
ताला तोड़कर दरवाजा तोड़ा। तो ताला जब लड़की रूम के अंदर थी तो ताला दरवाजे पे कैसे आया बाहर से? दूसरी बड़ी बात जो कहा गया कि हमने दरवाजा तोड़ा, जब रूम अंदर से बंद था उसकी जो किल्ली होती है दरवाजा तोड़ने पर वो टूट जाती है। जब दरवाजा तोड़ा गया डायल 112 को फोन नहीं किया गया था, ना ही कोई वीडियो रिकॉर्डिंग की गई कि हम दरवाजा तोड़ रहे हैं, अंदर का क्या दृश्य होगा ये नहीं पता, किसी को वीडियो रिकॉर्डिंग करना जरूरी था, ना ही डायल 112 को फोन किया। जब दरवाजा अंदर से टूट गया लड़की जो है वो बेहोश मिली। बेहोश मिलने के बाद जो लड़की को हॉस्पिटल लाया गया, सबसे पहले जो किसी निजी अस्पताल में वही मुन्ना चक के आसपास किसी निजी क्लिनिक में जो है उसे लेकर जाया गया। वहां पर तकरीबन 10 से 15 मिनट वो लड़की को रखा गया। फिर डॉक्टर का वहां से कहना था स्थिति गंभीर है, लड़की बेहोश है, इसे किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाइए। फिर वहां से जो है उसे प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल लेकर जाया गया। लेकिन यहाँ पर भी एक सवाल निकल गया, जब लड़की को निजी क्लिनिक में लेकर जाया गया परिजन को कहा गया कि वहां पर लड़की को 2 घंटे रखा गया। लेकिन उस परिजन का कहना है कि जब हमने बातचीत की डॉक्टर थे उस निजी क्लिनिक के तो कहा गया कि हमने 10-15 मिनट से ज्यादा उस लड़की को यहाँ रखा ही नहीं, क्योंकि स्थिति गंभीर थी। प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में तकरीबन उसका इलाज जो है वो 3 दिन तक चला। 3 दिन तक उसका इलाज चला और कहा गया 8 जनवरी को जो यूरिन टेस्ट का रिपोर्ट आया उसमें जो है नींद की दवा का जो है ओवरडोज बताया गया। नींद की दवा का ओवरडोज बताया गया। 9 तारीख को जो है चित्रगुप्त नगर थाने में आवेदन दिया गया, लेकिन एफआईआर नहीं दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज हुई है 14 जनवरी को, वो भी अननोन के खिलाफ। यानी अगर वो लड़की, जैसा कि पुलिस कह रही है कि लड़की जो है नींद की गोलियां लेती थी, 90 टैबलेट उसके रूम में मिले, तो सबसे पहले तो पुलिस को इस बात की जांच करनी चाहिए कि 90 टैबलेट रूम में आए कहां से, किस डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे दिए गए, और अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं किया है तो किस मेडिकल स्टोर ने ये जो 90 स्लीपिंग टैबलेट दिए हैं, सबसे पहले तो उसकी जांच करनी चाहिए। क्योंकि पुलिस लगातार ये कह रही थी ये सुसाइड का मामला है। वो लड़की जो है अपने गूगल के सर्च हिस्ट्री में बताया गया पुलिस की तरफ से कि नींद की गोलियां कैसे ली जाए, कितने डोज में ली जाए, सुसाइड कैसे करना है, इस तरह के जो सर्च है वो बताए जा रहे हैं। लेकिन ये नहीं पुलिस पता कर पा रही है, ना ही पुलिस हॉस्टल प्रशासन से ये पूछ रही है कि 10 बजे बाद की सीसीटीवी फुटेज कहाँ है, आपने पुलिस को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया जब आपने दरवाजा तोड़ा। और परिजन का लगातार आरोप था, और परिजन का ये भी कहना था कि जब प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में लड़की एडमिट थी, डॉक्टर सतीश कुमार का नाम बताया गया है, उसने जो है परिजन को मिलने नहीं दिया छात्रा से। छात्रा जब बेहोशी की हालत में नहीं मिलने दिया गया, लेकिन प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल से ही किसी ने परिजन को फोन किया, इसको जो है यहाँ पर लेकर चले जाइए, यहाँ पर इसकी स्थिति जो है वो खराब की जा रही है जानबूझकर, ये कहा गया, परिजनों ने हमें बताया है। इसके बाद जो परिजन उनको मेदांता हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन मेदांता हॉस्पिटल जो है सिर्फ कहता है कि हम सिर्फ 1% तक कोशिश कर सकते हैं बचाने का, बाकी 99% हम इसे नहीं बचा सकते। तो अगर नींद की दवाई का ओवरडोज बताया जा रहा है तो ऐसा मतलब पटना का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है मेदांता, तो ऐसी क्या बीमारी थी कि पटना का मेदांता हॉस्पिटल साफ तौर पर हाथ अपने खड़े कर दिए। डॉक्टरों को भगवान कहा जाता है, लेकिन शिवम ठीक है, आपके पास फिर लौटेंगे। कौशलन जी, जिस तरह से 6 तारीख से लेकर 11 तारीख की सारी घटना हमारे संवाददाता ने बताई कि पल पल कैसे बदला, पुलिस का स्टेटमेंट हो, जो वहां हॉस्टल की तस्वीरें थी वहां क्या देखा गया और क्या बताया गया, सीसीटीवी फुटेज जो 2-3 घंटे का वो गायब है, वो अभी तक उसके बारे में क्लियर नहीं किया गया। आप अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया है, आप इसको किस तरीके से अब देखते हैं? फिरोज जी, सर्वप्रथम तो मैं आपको दर्शाना चाहता हूं कि यह घटना 6 तारीख की थी जी। लड़की के परिजन थे नहीं, लड़की के परिजन जो छात्रा के जो गार्जियन थे उनको सूचना नहीं दिया है हॉस्टल वाला ने, वो किसको दिया है सूचना? उनके दोस्त को। ठीक, इसलिए लगा कि डायरेक्ट अगर जाएंगे तो मतलब ये होगा। और 6 तारीख के जब ये घटना घटी थी और लड़की जब प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी तो यह निश्चित था कि वहीं पर एफआईआर दर्ज हो रहा चाहिए था। एफआईआर बाद के दिन में दर्ज हो रहा है। देखिए पुलिस बचाने के लिए क्या कर, हर जगह पुलिस सपोर्ट कर रही है उसको। ये अभी ज्ञात जो हुआ है कि मनीष रंजन जो है मुख्य अपराधी है, उसका बेटा भी इसमें शामिल है और उसकी पत्नी नीलम अग्रवाल। ये पता चला है कि ये लोग सेक्स रैकेट पटना में चलाता है। 22-24 हॉस्टल खोल रखे हैं, जैसा कि लोग अगल बगल वाले बता रहे हैं, लोग हम तक पहुंच रहे हैं। अच्छा, आरोप लगाया है। ठीक है। दूसरी तरफ मैं कहना चाहूंगा कि वो मनीष रंजन का दामाद ही प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में डॉक्टर है और बेटी, मुझे जो पता लगा है इसका बेटा का भी हाथ है, वो बेटा भी इसके साथ छेड़छाड़ किया है। अब तो और
जांच तफ्तीश आगे बढ़ेगी तो सब कुछ सामने आएगा। देखिए, द मैटर टू के सीरियसली टर्म, और इसमें क्या है कि प्रशासन की भूमिका जो है, खासकर पुलिस की भूमिका, वहां का एडिशनल एसपी जो है और एसएचओ चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी और आयोग केस का है, उसकी भूमिका एकदम क्लियर होता है कि मोटी रकम लेकर के पुलिस तो अब जान ही रहे, जिस तरह से अभी हेलमेट वाला के जाइए 3 किलोमीटर तक खड़े रहेगा, लेकिन क्राइम कंट्रोल करने के उसको फुर्सत नहीं है। सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रहा कि ये 2 भ्रष्ट अधिकारी जिस तरह से स्टेटमेंट दे रहे थे, अब मन लगेगा बचकाना जैसा, और पुलिस की इतनी किरकिरी हुई है क्योंकि बिहार पुलिस ने अपना जो सोशल साइट, जिसको कहती है कि मानक सोशल साइट है, रोज देखेगा कि हम इसको गोली लग गया, लंगड़ा बना दिए तो यहां पकड़ लिए, झूठा। और मैं बताना चाहता हूं कि इतना बड़ा घटना हुआ, एक 17 वर्षीय छात्रा, अबोध बालक कहिए, निरीह छात्रा, जिस हॉस्टल में जहां भी रहती है तो हॉस्टल वाले को माँ बाप की भूमिका में लोग मानते हैं कि गार्जियनशिप अच्छा मिलेगा, और वैसा दरिंदा संचालक हॉस्टल का, और घटना जब घटाया है, पुलिस कहती है क्या कि दवा के मैक्सिमम गोली खाने से हुआ है। अब आप समझिए, 10-20 पत्थर गोली बरामद हुआ है, टैबलेट 90 टैबलेट, 90 आप कहां से, 90 तो 9 पत्थर 10 होता है। अब शर्म की बात है कि दवा आखिर मिला कहां से। दूसरी चीज है कि जो फुटेज गायब हुआ है 10:30 बजे के बाद, वो फुटेज गायब का ही पूरा संदिग्ध रूप है, और उसमें उसको बचा रही है पुलिस, उस डिलीट कर दिया, हटा दिया होगा। हाँ, एक चीज मैं और यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा कि जिस तरह से संवाददाता भी हमारे बता रहे थे कि जब दरवाजा तोड़ने की या खोलने की कोशिश की गई तो डायल 100 को उस वक्त इन्फॉर्म नहीं किया गया। मैं बता रहा हूं आपको, सबसे बड़ा जो संदिग्ध चीज है, कहीं भी मीडिया वाले बाद में गए हैं, वो उसका दरवाजा खिड़की टूटा हुआ नहीं है, सब फॉल्स है। अगर लॉक का दरवाजा का टूटा हुआ रहता, मैं बता रहा हूं, तो पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था। देखिए, यह बहुत बड़ा कांड है, और मैं कहना चाहता हूं कि निर्भया कांड को पूरे देश में जो प्रचार किया गया, उससे भी बड़ा कांड अरे कोई नहीं कराया है, वहां का एडिशनल एसपी और एसएचओ चित्रगुप्त नगर। और मैं मांग करता हूं कि ये दोनों को माने कड़ी से कड़ी सजा मिले। चलिए कौशलन जी आपके पास आएंगे फिर से। शिवम राज जी यहाँ पे कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। जी शिवम बताइए। देखिए, पुलिस की भूमिका पर अगर सवाल उठ रहे तो सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि जब पुलिस का ही ये स्टेटमेंट है कि लड़की सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वीडियोस लगातार देखी थी, अगर सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी तो इस मामले की जांच होनी चाहिए थी कि आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो उसको परेशान कर रही थी। और अगर सुसाइड की बात है तब भी जिस रूम से उसको बेहोशी की हालत में निकाला गया उस रूम को सील करना चाहिए था, लेकिन पटना पुलिस की तरफ से उस रूम को सील नहीं किया गया। और जहां तक बताया गया है, हॉस्टल की ही किसी लड़की ने बताया है परिजन को कि उस रूम की साफ सफाई तुरंत कर दी गई। चलिए, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है शिवम, कौशलन जी, शिवम राज जिस तरह से बता रहे हैं कि जिस तरह से इसे सुसाइड का शक्ल देने की कोशिश की गई, अगर उस रूम को क्यों नहीं सील किया गया, पहला सवाल। टेक्निकल आ रहा, और दूसरा चीज, उस रूम की सफाई भी कर दी गई। मैं टेक्निकल पॉइंट पर वहीं आ रहा हूं जी। जब ऐसी घटना हुई थी तब फॉरेंसिक वाले को देन एंड देयर क्यों नहीं बुलाया गया, उसी समय एफएसएल की टीम जाती है। दूसरी तरफ समझिए टेक्निकल चीज क्या है। पुलिस कहती है कि हमने गूगल को उसका मोबाइल को देखा, सर्च किया, तो क्या है पुलिस ऐसे करके चाहे जो वहां पर होगा उसमें नहीं दबाया होगा, उसका मोबाइल पर चेक किया होगा। ये तो कॉमन चीज है जो इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा है। देखिए वो फुटेज जो गायब किया गया है, और इसमें करोड़ों 22 को पटना में हॉस्टल जो चला रहा है एक अपराधी इतना बड़ा, वो मनीष रंजन, उसकी पत्नी नीलम कैसे मुंह लेके वो दिखा रही होगी समाज में, उसकी भी बेटी बहन पुतो होगी घर में। ऐसे लोगों को तो अगर राजतंत्र होता, गल्फ होता, तो चौराहा पर पत्थर मार के जान मार देता वहां के ने। लेकिन हमारा डेमोक्रेटिकल स्ट्रक्चर है, कानून है यहाँ, तो कानूनन इसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और पूरी की पूरी एक प्लान है घटना, और इसमें बिहार पुलिस कितना भी मतलब अपनी चेहरा छुपाए, लेकिन वहां पटना सदर का एडिशनल एसपी और चित्रगुप्त नगर का थाना प्रभारी और आयोग केस का ये सब जो है मिला हुआ है, और मोटी रकम लेकर के इस तरह से किया। चलिए ठीक है कौशलन जी। शिवम राज, जिस तरह से सवालों के घेरे में पुलिस भी है, किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है, क्या किसी बड़े सियासी जो बोलते हैं कि पनाह में है इसका हॉस्टल संचालक,
कहीं से रसूखदारों का पैरवी लगा है इस केस में? क्या कुछ आपकी रिपोर्ट में सामने आया है? जब आपने लोगों से बात किया, परिजनों से बात किया, क्या महसूस किया आपने? देखिए, सबसे पहले जो चित्रगुप्त नगर थाने की एसएचओ की बात हो रही है, तो इस पे मैं एक बात आपको बता दूं। कल जब परिजन को पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंपा जा रहा था, सुबह 11 बजे परिजन को बुलाया गया था, रात के 8 बजे तक बैठा के रखा गया। एसएचओ नहीं थी थाने में। जब उन्हें फोन किया गया तो कह रही है मैं आ रही हूँ, लेकिन रात के 8 बजे आई। जब उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट परिजन को सौंप दिया, उसके बाद जब हमने परिजन से बात की, उनके मामा सुभाष कुमार है, उनको एसएचओ ने बताया, रोशनी कुमारी जो नाम बता रहे थे उनके मामा, कि उन्होंने कहा है कि आपको 10 साल के बाद पता चलेगा। जब ये बात एसएचओ की तरफ से कही गई है तो इसका क्या मतलब है? 10 साल के बाद क्या पता चलेगा? क्या जो अपराधी है वो छूट के बाहर आएगा? क्या वो परिवार को धमकाएगा? ऐसा ही उनके मामा सुभाष कुमार का कहना है। तो इसमें जो है पटना पुलिस कहीं ना कहीं किसी को तो बचाने की कोशिश कर रही है, किसी बड़े चेहरे का हाथ है। और ये जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल का मामला है, ये एक पूरा नेक्सस जो है चल रहा है, क्योंकि 20 से 22 हॉस्टल हमने भी पता किया है, 20 से 22 हॉस्टल है और कहीं ना कहीं तो एक बड़ा नेक्सस चलाया जा रहा है। इसमें किसी बड़े चेहरे की भूमिका है, वो भी पता चल रही है। चलिए, बहुत गंभीर आरोप परिजन भी लगा रहे हैं। कौशलेंद्र जी, जिस तरह से परिजन बता रहे हैं कि इस पूरे मामले में एसएचओ ने भी ऑफ द रिकॉर्ड परिजनों को बोला कि आप, मैं बताना चाह रहा हूं स्पष्ट रूप से जी कि बार बार मैं कह रहा हूं कि पुलिस मिली हुई है। वहां का एसएचओ जो है वो पहले भी बदनाम वहां के स्थानीय लोग किए हैं, पैसा ऐंठती है, ये करती है, वो करती है। तो इस केस में मैं आपको बता रहा हूं कि जो दोषी है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। गिरफ्तारी होगी तो टिल डेथ होगा। परिजन बता रहे हैं कि एसएचओ बस उन्हें धमका रहे हैं, सावधान कर रहे हैं, डरा रहे हैं, दबाने की कोशिश कर रहे हैं। टिल डेथ होगा। और टिल डेथ से बचाने के लिए मनीष के बेटे को गिरफ्तार अभी तक पुलिस नहीं की है। और दूसरी चीज है कि उसका दामाद जो डॉक्टर है और बेटी डॉक्टर है, ये दोनों को गिरफ्तार किया जाए और परमानेंट इसके सारे हॉस्टल को ध्वस्त कर दिया जाए, बंद करा दिया जाए। बिहार में एक अमन चैन भी होगा। ये पुलिस के लिए है। एक चीज, सबसे बड़ा चीज देखिए कि वहां अभी पता लगा है इंटरनल स्रोतों से कि जो डॉक्टर है गाइनो में, वो मनीष की बेटी है वहां प्रभात मेमोरियल में। और मनीष की बेटी जो है वो अब गाइनो का है तो निश्चित है कि लेडीज का मामला था तो वो रही है। उसने भी बाहरी डॉक्टर को, कुछ डॉक्टर उसको मदद भी करना चाह रहे थे तो डेलिबरेट कर दिया, माने फैब्रिकेटेड चीज को दर्शाया। डॉक्टर लोग क्या समझ रहे हैं कि उसमें माजरा क्या है, इसी के बाप का हॉस्टल में सब घटना घटी है। तो मैं कहना चाहता हूं कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और खासकर स्वतंत्र एजेंसी सीबीआई से जांच होनी चाहिए। और अगर बिहार पुलिस के मुखिया विनय कुमार जी अगर कहते हैं कि हम अच्छे अफसर हैं, ईमानदारी ठीक है, बिहार मानता है कि आप ईमानदार हैं। पटना के अगर सीनियर एसपी कहते हैं कि हमारा चेहरा बड़ा अच्छा है, यानी पुलिस की चेहरा, तो पुलिस का चेहरा दागदार नहीं हो, तो उसके लिए आप जो है इस घटना को चित्रगुप्त नगर पीएस केस नंबर 1426 जो है, इसके एवज में वहां का एसएचओ पर, आईओ पर और वहां का जो एडिशनल एसपी है, इस पर एफआईआर दर्ज करके क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलाइए, तब आम जनमानस में जाएगा। दूसरी तरफ देखिए, आप जैसे आपने कहा कि हंगामा किया लोगों ने, हंगामा नहीं किया, आक्रोश दर्शाया। किसी की आप बेटी बहन को इस तरह से घटना आप दर्शाओगे और एक पुलिस के वरीय पदाधिकारी होकर के और आप कहोगे कि नहीं नहीं वो निंद की दवा खाए क्या? मैं पूछना चाहता हूं पुलिस वालों से, खासकर बिहार का डीजीपी से और पटना का सीनियर एसपी से, कि क्या वहां का एडिशनल एसपी कंकड़बाग का जो सदर एसपी है और एसएचओ है वो डॉक्टर था क्या? विदाउट मेडिकल रिपोर्ट आपने क्यों पुष्टि किया कि नींद की गोली खाने से, नशा की गोली खाने से उसकी मौत हुई है? और गूगल आपने दिखाया है, कौन बड़ा चीज है? 2 मिनट लिखा के फोटो खींच के आप दिखा दिए। तो नहीं, आप बच नहीं सकते हैं, आप लोग पर भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलेगा। और अगर नहीं चलेगी तो माना जाएगा कि न्याय को ये लोग माने क्षति कर दिया है, न्याय को खत्म कर रही है और बिहार पुलिस
बलात्कारियों को संरक्षण देती है। चलिए, खास कर बिहार के डीजीपी के लिए, विनय कुमार जी के लिए, और पटना का तेज तर्रार सीनियर एसएसपी जो है कार्तिकेय शर्मा, इनके लिए ये चुनौती है कि दूध का दूध और पानी का पानी करें, तब आपका साख बचेगा। क्योंकि आज तक आपका ईमानदार और कड़क पदाधिकारी के रूप में पहचान रही है, लेकिन यह अबला निरीह लड़की, 17 साल की लड़की, जो घर द्वार समान परिवार से, गरीब परिवार से चल कर करके और पटना में हॉस्टल में आकर के नीट की तैयारी कर रही है, और उसके साथ इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ, मृत्यु आप करा दिए, और पुलिस चेहरा आपने यहां जो पेश किया है, बिहार के लोग आपके ये दागदार जो स्टेटमेंट था, तो पुलिस के लिए चुनौती है किस तरह से। जी शिवम, अब क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद आपकी परिजनों से बात हुई? अब वो इसको लेकर क्या इंसाफ के लिए आगे क्या कुछ कर रहे हैं? वाकई में किसी ने अपनी बेटी खोई है, अपनी बहन खोई है, 17 साल की मासूम, और राजधानी पटना में कोई सोच नहीं सकता था कि घर से हम अपने कलेजे के टुकड़े को, लाल को, लड़की को घर पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, और इस हालत में वो वापस उनके घर पहुंचेगी, अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए जब परिजन से हमारी बात हुई थी, कल पोस्टमार्टम रिपोर्ट उन्हें मिल गया है, तो उनका कहना था अब जो है वो न्यायिक प्रक्रिया से इस मामले को लेकर आगे बढ़ेंगे, हाईकोर्ट की ओर रुख करेंगे, और उनकी ये मांग है कि पहले सीबीआई टीम का गठन किया जाए, और सबसे पहले तो वो सवाल और आरोप लगा रहे हैं एसएचओ पर और जो एएसपी हैं उनके ऊपर कि सबसे पहले उनको जो है निलंबित किया जाए और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए कि आखिर बचाने की कोशिश किसको की जा रही थी। और दूसरी बड़ी बात, जो नींद की गोली खाने की बात है, तो नींद की गोली, नींद का जो ओवरडोज मिला है वो साफ तौर पर लिखा हुआ है सुई के माध्यम से जो है बॉडी के अंदर डाला गया, सुई के माध्यम से डाला गया। लड़की खुद से जो है वो नहीं ले सकती है, जाहिर सी बात है किसी ने दिया है। अब ये जो है पहले दिया है या फिर बाद में दिया है, इसका भी जो सवाल है ये खड़ा हो चुका है। और दूसरी बात, जो पुलिस लगातार इस परिजन के आरोप को दरकिनार कर दी थी, यौन उत्पीड़न, यौन शोषण जैसी कोई बात है नहीं, लड़की को है जो है सुसाइड का एंगल दिया गया था। लेकिन मेरा ये सवाल पटना पुलिस से है कि अगर आप IAS IPS के रैंक के हैं, लेकिन जब उस लड़की के बॉडी पे 10 जगह पे मार्क्स है, खरोचने के मार्क्स है, तस्वीरें हम खुद देखे हैं, तो उस पे मार्क्स है, पीछे हेड के पीछे इंजरी है, ब्लड क्लॉटिंग है, इंटरनल शोल्डर पे स्क्रैचेस है, हाथ पे स्क्रैचेस है, तो आखिर इससे तो जांच होनी चाहिए थी ना कि आखिर ये सारी चोटें कैसे आई। पुलिस का कहना है कि नींद, ये नशे की हालत में तो लड़की गिर गई, लेकिन इस तरीके से चोट आना कहीं ना कहीं पुलिस के कार्यशैली पर, पुलिस की जांच पर जो है एक गंभीर सवाल जो है पुलिस की कार्यशैली और जांच पर गंभीर सवाल उठते हैं। क्योंकि वक्त हो गया है, कौशलेंद्र जी क्लोजिंग कमेंट आपका 30 सेकंड में लेना चाहेंगे इस पूरे मामले पर। ठीक है, देखिए मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि पुलिस को एक ही काम करनी चाहिए। सबसे पहले तो FIR में नाम उसका बेटा को, मनीष रंजन का बेटा को, पत्नी नीलम अग्रवाल को, और जो इसमें शामिल हैं उनका बाद में सीमेंट टेस्ट भी उन लोग का कराया जाए, वो आगे का प्रोसेस है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक लाइन में कहना चाहता हूं कि इस मुकदमे को मैं अंतिम सांस तक लड़ूंगा, निःशुल्क, चाहे उसके लिए कुछ, मेरे घर में भी बेटी बहन है, आपके घर में भी, एक समाज का, मैं अधिवक्ता होने के नाते एक जिम्मेदार नागरिक भी हूं, सोशल वैल्यूज है, मोरल लेजिस्लेशन है, एक IPS की भी बेटी होती है, एक IAS का भी बेटी होती है। अगर आज उनके साथ अगर इस तरह की घटना घट गई तो क्या उनके से कैसा बीतता? तो ऐसा न किसी जाति का होता है, न किसी धर्म का होता है। इसको पकड़ करके सलाखों के अंदर स्पीडी ट्रायल चला करके और आजीवन कारावास की सजा करा दें। चलिए, तो आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए, दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और उन पुलिस पदाधिकारियों पर भी गाज गिरनी चाहिए जिन्होंने इस पूरे मामले पर लीपापोती करने की कोशिश की, साक्ष्यों को छुपाने की कोशिश की। NBC 24 आपकी आवाज बनकर ऐसे मामले उठाता रहेगा ताकि इंसाफ मिल सके ऐसे लोगों को जिनको पुलिस परेशान करती है, उनके
उन पर दबाव डालती है कि रसूखदार लोगों को बचाने के लिए। तो NBC 24 पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आगे भी हम अपडेट इस खबर को लेकर आपको पल पल की देते रहेंगे और इस पूरे घटनाक्रम में दोषियों को सलाखों के पीछे तक पहुंचाने तक हम सांस नहीं लेंगे। तो फिलहाल NBC 24 के इस कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए NBC 24 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और कौशलेंद्र नारायण जी और शिवम राज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।